आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद 45 वर्ष पुरानी संस्था है, बेंगलोर की एक अग्रगण्य संस्था है जिसने शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में महनीय कार्य किए हैं। और इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं उन तेरापंथ हस्तियों से जो तेरापंथ धर्म संघ से लगाव रखती है, जुड़ाव रखती है, जो तेरापंथ धर्म संघ से है, और हम उनसे जानते हैं कि वो अपने जीवन में कैसे सफल हुए, उनके सफलता के मंत्र को जानते हैं, ताकि जो यहाँ पे दर्शकगण देख रहे हैं वो भी इनकी तरह सफल हो पाए। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री संपतमल जी नहाटा, जो कि दिल्ली से हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, और वो अनवर्त आंदोलन से भी बहुत गहरी तरह जुड़े हुए हैं। वो अखिल भारतीय अनवर्त न्यास के प्रबंध न्यासी हैं और अनवर्त जीवन विज्ञान एकेडमी के वे मुख्य राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो श्री संपतमल जी नहाटा, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ मंच पर हैं राजस्थान परिषद के ट्रेजरर श्री राजेश जी सेठिया, राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष श्री रूपचंद जी फुगलिया, मैं विनय बैद, और मेरे साथ हैं पूजा जैन। तो पूजा जी, शुरू करते हैं। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, पहले मैं उनको थैंक यू हाय बोलूँगी और एक बार ज़ोरदार से तालियों से स्वागत करते हैं। राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है, मीट द आइकॉन। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो यूथ है, हम उनको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी सफलता आपने हासिल की है, वो सफलता हम YouTube पे डालेंगे और उन लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो क्या मैं शुरू करूं? श्योर। तो मैं बचपन से शुरू करूंगी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपका बचपन कैसे बीता, आप किस माहौल में बड़े हुए, आपका स्वभाव कैसा था और आपका पैशन क्या था बचपन से? पूजा, जहाँ तक बचपन का सवाल है, मैं बड़ी ट्यूल जिंदगी को जिया। बहुत बड़े अच्छे ख़ानदान में जन्मा था, चांदी के चम्मच में पैदा हुआ था, ननिहाल भी चांदी के चम्मच में था, पर घरेलू परिस्थिति और विवाद के कारण बड़ी कठिनाई में जीवन को जिया। जन्मा उस परिवार में जो सरदार सर में नहीं, पूरे तेरापंथ में बहुत अच्छे रिचर्ड संपन्न परिवारों में था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मेरे को बड़ी कठिनाई देखनी पड़ी। यहाँ तक कि स्कूल में फीस नहीं देने के कारण नाम कटने का भी समय आ जाता था। होली या दिवाली को खाने के लिए भी बहुत समस्याएं रहती थी। इतनी कठिनाई से जीवन को जिया मेरा बचपन, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन का फैशन था ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। क्या बात है। तो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे संपतमल जी कि जैसा कि आपने कहा बचपन में काफ़ी कठिनाई आपके जीवन में, तो उन कठिनाइयों से उभर कर आपने फिर अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत कैसे की? आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, तो ऐसे हैं। मेरे पिताजी बड़े सिद्धांतिक आदमी थे, वो किसी से कोई काम नहीं लेना चाहते थे। मैंने ग्रेजुएशन सरदार से की, उसके बाद मेरी कोई बैंक में नौकरी रखने वाली थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा। उन्होंने मेरे को, उस समय नौकरी बहुत अच्छी मिल रही थी, उन्होंने नहीं की। मेरे को मिलिट्री में नौकरी मिल रही थी, परिवार ने कहा कि वहाँ नॉनवेज और ड्रिंक होता है, नहीं भेजा। मैं अंतगत्वा, मेरे पास में उस समय कोई नया व्यापार करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सीए करने के लिए दिल्ली आ गया था। सिंह एंड कंपनी में मुझे आर्टिकलशिप मिली। मैंने अपना सीए का प्रोग्राम शुरू किया। मेरिट में मैंने इंटर पास किया। फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे को 2 साल तक डॉक्टर ने पढ़ने की मनाही कर दी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 2 साल के अंदर में मैं सीए का एग्ज़ाम नहीं दे सका, तो मैंने एज ए प्रैक्टिशनर काम शुरू किया। काम बहुत अच्छा चला, तो उसके बाद समय नहीं मिला। लेकिन मैं बचपन में 16 घंटा तक लगातार काम करता था। बचपन में और ज़्यादा क्या बताऊं, कॉलेज टाइम में घर में खाना भी बनाता था और कॉलेज भी जाता था। क्या बात है। तो पूजा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनको परिवार के बारे में? मैं
आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है, तब आपका परिवार, आपकी जो शादी के बाद में आपकी वाइफ, आपके बच्चों ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? नहीं, मेरे परिवार ने, मेरे 4 छोटे भाई हैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो मैंने पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है? उसने कहा 2 हॉबी है, पोमेस्ट्री और पिक्चर देखना। मैंने कहा भाई पोमेस्ट्री मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि पोमेस्ट्री वाला आदमी ज़िंदगी में निष्क्रिय हो जाता है और वो पिक्चर मैं देखता नहीं हूँ। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कंसेंट दे दिया कि मैं दोनों चीज़ें नहीं करूँगी, और उसने जीवन पर्यंत अपनी हॉबी को छोड़ा। कितना सहयोग दिया उसने कि न तो वो कभी पोमेस्ट्री की और न कभी पिक्चर देखी। मेरे पिताजी कहते थे सुशीला बेटा चल मैं ले चलता हूँ पिक्चर, भाई के साथ ले जा, बेटों के साथ ले जा। उसने कहा नहीं, मैंने इनका इतना सपोर्टिंग मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे। मेरा बेटा CA CS LLB हो गया है, मेरी बेटी मास कम्युनिकेशन में इंटरनेशनल कर लिया है, मेरी बेटे की बहू LLB LLM लॉ कॉलेज में लेक्चरर हो गई है। लेकिन आज भी वो मेरे बिना कुछ नहीं करते। आप अपने ज़िंदगी में पढ़ाई को कितना, जैसे आप बता रहे हो कि आपके बेटे ने इतना पढ़ चुके, आपकी बेटी इतना पढ़ चुके, आप आपके ज़िंदगी में पढ़ाई को कितना महत्व देते हो? पढ़ाई को बहुत महत्व दिया था, कितना ही भी संघर्ष हो पढ़ना जारी था। मेरे पिताजी लाइब्रेरी के आदमी थे, वो अपने आप चलती फिरती लाइब्रेरी थी। उनको जितना ज्ञान था उतना एक साधारण आदमी को कभी भी नहीं हो सकता। और शिक्षा जगत का हमारे को बहुत ज़्यादा उनके तरफ से अनुभव रहता था। तो दर्शकों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी कहीं पर भूखा नहीं रह सकता, और ये जीता जागता मिसाल है यहाँ पे कि संपतमल जी ने कहा ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और पढ़ाई को उन्होंने बहुत ही तवज्जो दिया, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एक जोरदार से तालियां हो जाएंगे। संपतमल जी, यहाँ इस मोड़ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अनवर्त आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अनवर्त संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप ये धर्म की ओर आपके जीवन में झुकाव कब हुआ? बंधु, सबसे ज़रूरी था, मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो हमारे पड़ोस में एक सेठ परिवार है, बुधमल दुग्गड़ चैन समतानम, वहाँ सेठ सुमेरमल जी से मिला। सुमेरमल जी को मैंने कहा मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो भाया क्या कर सी? मैं कोई नौकरी कर ले छू। बोला तुम्हें 200 रुपया की 300 रुपया की नौकरी मिल जैसी तो भी क्या फ़र्क पड़ी। बिड्डू के घरे, मेरे दादाजी का नाम बिरदी चंद जी था, बिड्डू के घरे बहुत धन है, में कोई फ़र्क को नहीं पड़े। तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा किसी का हेल्प कर और समाज में वो काम कर जो काम कर। उन्होंने कहा साग में मिर्च नहीं होने पे मिर्च डालने से साग ठीक होती है, नमक नहीं हो तो नमक डालने से साग ठीक होता है। सुमेरमल जी ने कहा एग्जाम्पल था, पानी नहीं है तो अगर घी डाल दोगे तो पानी सब्जी ठीक नहीं होगी, उसके लिए पानी डालना पड़ेगा। तुमको समाज में क्या कमी है उसको ठीक करो तो तुम्हारा समाज बंधुत्व बढ़ा रहेगा। मैं 72 में दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मेरे परिवार का इतना लगाव नहीं था, मैंने धर्म संघ से जुड़ा। 74 के चतुर्मास में भगवान महावीर 25वें जन्म कल्याण के टाइम में पंडाल का काम का कार्य श्रीमान बत्सराज जी कठोतिया के पास था। बड़े समाज के सुलझे हुए कार्यकर्ता थे। उनका हाथ टूट गया था और वो चारों समाज में 13 पंथ के पास ये काम आया था। उसमें 13 पंथ की संख्या दिल्ली में बहुत कम थी, 60 से 65 परिवार ही थे। वो पंडाल का काम, चारों जैन समाज के पंडाल का काम करने को मेरे को सौभाग्य मिला। वो मेरा पहला बड़ा काम था। उस काम करने के बाद में काम की इतनी रुचि हुई कि संघ के जितने भी बड़े बड़े काम थे दिल्ली में या और कहीं, उन काम करने का मेरे को दायित्व मिला। ये मेरा सौभाग्य था, संघ ने मुझे इस लायक समझा। ये मेरे पे उपकार था संघ का कि संघ ने इस कार्य को मेरे को दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 13 पंथ धर्म संघ के 2 आचार्यों के पदाभिषेक समारोह के संयोजक बनने का सौभाग्य मुझे मिला।
आचार्य महाप्रज्ञा के पदाभिषेक समारोह का संयोजक मैं दिल्ली में था। आचार्य महाश्रमण के पदाभिषेक का संयोजक सह संयोजक मिलाप जी दुगड़ में, दोनों सरदार आश्रम में थे। अहिंसा यात्रा का शुरुआत हुआ, उसका लाल किले के कार्यक्रम का संयोजक मैं था। मतलब संघ की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, जयाचार्य रैली से लेके भगवान महावीर जन्म कल्याण से लेके अहिंसा यात्रा तक, हर छोटी मोटी दिल्ली से घटित होने वाली घटनाओं का मैं अपने आप को उसमें सौभाग्यशाली था कि मेरे पे बड़ा विश्वास समाज ने दिखाया और उन्होंने मेरे को करके दिखाया। एक सफलता आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं 1978 में तेयुब दिल्ली का महामंत्री था। वहाँ हमारे अणुवत भवन में कुछ विवाद चलते थे किराएदारों से, उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया। उसके बाद मुझे उस संस्था का जॉइंट मैनेजर ट्रस्टी बनाया। करीबन 20 साल तक मैं जॉइंट मैनेजर ट्रस्टी रहा कन्हैयालाल जी पटावरी के साथ। उसके बाद मैं अपने समाज की सर्वोच्च संस्था तत्कालीन विकास परिषद का महामंत्री बना। विकास परिषद के अंदर में महामंत्री के रूप में मैंने कार्य किया। अणुवत न्यास के मेरे बाद में जो प्रबंध न्यासी थे धनराज जी बोथरा, उनकी डेथ के बाद गुरुदेव ने उसी दिन मेरे को दायित्व दे दिया और मैं तब से आज तक पिछले 5-6 साल से इस संस्था के इस पद पर मैं मेरी सेवाएं दे रहा हूँ। ये संघ मुझे इतना प्यार दिया, आज धर्म संघ में कहीं पर कोई कार्यकर्ता हो वो मेरे को जानता है, पहचानता है। दिल्ली का अणुवत भवन तेरापंथ नहीं, जैन समाज का एक मुख्य केंद्र है। वहाँ का प्रबंध न्यासी होना अपने आप में अच्छी बात है। साधना केंद्र में इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने रूम हैं, इतनी एक्टिविटीज चलती हैं, परीक्षा ध्यान का काम चलता है। उस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी होना, जिस ट्रस्ट के अंदर में श्रीमती इंदू जैन नवभारत टाइम्स, चाहे KL जैन, श्री KC जैन IAS ऑफिसर्स अब रिटायर हो गए, वहाँ ट्रस्टी के साथ में अपने आप को प्रबंध न्यासी या मैनेजिंग ट्रस्टी रखना सब सौभाग्य का बात है। ये केवल गुरुओं का पुण्य प्रताप है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। ये तो केवल पुण्य प्रताप गुरुओं का है, धर्म संघ का है कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को उसने कितना सम्मान दिया, कितना मान दिया। और ये हमारे दोस्तों का, परिवार का प्यार है। तो तमाम दर्शकगण जो आज देख रहे हैं उनसे ये सीख लें इनसे कि अगर अपने संघ के प्रति समर्पित हैं तो न केवल आत्म विकास होता है, अपनी पहचान भी बनती है। और दूसरी बात ये, आचार्य श्री का सानिध्य, साधु संतों का सानिध्य आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आ सकता है। इसी मोड़ पर आपसे एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि आप अनवर्त आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आज के परिवेश में, आज के माहौल में अनवर्त की क्या प्रासंगिकता बढ़ गई है, अनवर्त का महत्व बढ़ गया है, और आप अनवर्त आंदोलन को किस रूप में आज देख रहे हैं? बंधु, मुझे तीनों आचार्यों का वरदस्त मिला, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाश्रमण, और वो हमेशा मेरे को प्यार दिया। अणुवर्त उस समय में, वो चाहे आज, समाज की हर टाइम के अंदर में प्रसंग रहा है। जब अणुव्रत बना था तब आचार्य तुलसी ने अणुव्रत बनाया। छोटे छोटे नियमों से मानस परिवर्तन होता है। व्यक्ति सुधरे, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरा है। पानी और बिजली का अपव्यय रोकना, पर्यावरण के लिए हरे भरे वृक्ष नहीं काटना, जिसका सरकार मोदी जी ये आज के समाजशास्त्री आज चिंतन कर रहे हैं, उसका चिंतन आचार्य तुलसी ने 50 साल पहले अपने अणुव्रत आंदोलन किया। कितने दूरदृष्टा थे हमारे गुरु, जिन्होंने देश में 100 साल बाद आने वाली कठिनाई के ऊपर काम किया। अणुव्रत, उस समय भी अणुव्रत के 2 प्रयोग हैं, स्वास्थ्य में परीक्षा ज्ञान और शिक्षा में जीवन विज्ञान। उन्होंने कहा कि बच्चे आज एजुकेशन के फील्ड में इतने आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी मोरलिटी वो घट रही है। आज उसके ऊपर हमको, आइकॉन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, उनका किस तरह से हम उनको ठीक कर सकें। बच्चों के अंदर मौलिक विकास हो, नैतिक चिंतन हो। बच्चे के अंदर आज क्या है, बच्चे एक कम्पिटिटिव हो गए हैं। बच्चे एक दूसरे से 1% 2% ज़्यादा लाने का काम करते हैं। आज टीम वर्क नहीं रही।
टीम से 10 आदमी साथ काम करने से टीम नहीं बनती। टीम मीन्स लेस मी और मोर वी। आप ओलंपिक के खिलाड़ी में जाते हैं, एक आदमी डी के पास खड़ा है, ओलंपिक का फाइनल चलता है, वो गोल नहीं करता, वो अपने साथी को पास देता है, जिंदगी भर नाम उसका रहता है। लेकिन ये टीम भावना ही है। अणुवर्थ हमको टीम भावना सिखाता है, अणुवर्थ हमको संयम सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, समाज सुधार की बात करता है, मन भी सिखाता है। व्यक्ति जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, उसके उत्थान के लिए काम करता है। अणुवर्थ आज से 50 साल पहले भी, अणुवर्थ आज भी, और आज के 50 साल बाद भी हमेशा प्रासंगिक रहेगा। वो कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता। हमारे देश के शिक्षक राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने हाथ से, मेरा लिखा, आपका लिखा, सब अपने गुरुओं के लिए अच्छा लिखता है, उन्होंने एक किताब लिखी पर्सन विद दी पर्पज। उसमें 13 आदमियों के नाम थे। कालिदास, राजेंद्र प्रसाद, जो आपने महात्मा गांधी, इस तरह से कालिदास के ज़माने से लेके यहाँ तक उसमें अलाइव पर्सन केवल एक आचार्य तुलसी था, और उसमें भी उनकी अणुवर्थ की बात लिखी हुई है। इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे रहते हुए इस पोस्ट में 13 आदमियों में आचार्य तुलसी को मानता है, तो ये कम बात नहीं है। अणुवर्थ, अगर हम अणुवर्थ सीख जाएं तो दुनिया में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आदमी संयम भी रखेगा। तो जो आज आर्थिक इम्बैलेंसमेंट है, आज देश की 90% करेंसी 3%, 2% लोगों के हाथ में है। आज 75% करेंसी केवल 0.5% लोगों के हाथ में है, और जो 70% आदमियों के पास में कुछ नहीं है। एक आदमी जमात ऐसी है जिसके पास चॉइस ऑफ फूड है कि मैं इडली खाऊंगा, मैं डोसा खाऊंगा, मैं ब्रेड खाऊंगा, मैं फ्रूट खाऊंगा। एक आदमी ऐसी जिसको पेट भरने के लिए रोटी मिलती है। अगर हम अपने आप को संयमित कर लें, हमारे गुरुओं की एक बात मान लें कि हम खाने के द्रव्य की सीमा कर लें, तो शायद इस धरती पे कोई भूखा नहीं सोएगा। संयम की पाठशाला अणुवर्थ है। जी हाँ, सही कहा आपने कि अगर संयम की पाठशाला अगर है तो वो अणुवर्थ है। अपने जीवन को कैसे संयमित बनाएं, ये हम अणुवर्थ से सीख सकते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इन धर्म संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो आप सामंजस्य बैठाते हैं अपने सामाजिक जीवन में और अपना जो प्रोफेशनल जीवन में, ये सामंजस्य कैसे बैठता है? जो तमाम युवा आज देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं और आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे इट इज़ ए टाइम मैनेजमेंट। मैं मेरे ज़िंदगी के टाइम मैनेजमेंट में पिछले 40 साल में मेरे जो पेंडिंग काम है उसको नोटेड रखता हूँ। 4 रकम के काम हैं, आदमी के वर्गीकरण होता है। एक काम है जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, आज भी करना है और इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कल भी किया जा सकता है, परसों भी किया जा सकता है। एक अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, और न चौथा जो न इम्पोर्टेंट है और न अर्जेंट है। मैं चारों कामों में मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, उनको पहले रिजॉल्व करता हूँ। चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो। समाज में किसी के घर पे कोई बीमारी है तो भी मैं जाता हूँ, किसी के दुख है, सुख है, मैं उसका सहभागी बनता हूँ। लेकिन मैं मेरे काम के प्रति, दायित्व के प्रति हूँ। काम करने की पोजीशन ये है कि मैं पहले तो 15 से 16 घंटा काम करता था, अब 12 से 13 घंटा काम करता हूँ। कभी भी मैंने एक दिन एक पिक्चर नहीं देखी। अभी तक लाइफ में आगे 3 या 4 पिक्चर देखी होगी। कभी मैंने टीवी पे कोई सीरियल नहीं देखा। उनके सबकी कहानियाँ पता है, वो सारे जो कहानियाँ हैं वो उसको टाइम किल करते हैं। 4 घंटे आप एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, आपको 6 घंटे टाइम किल होता है, लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन वहाँ है, इसलिए लोग जाते हैं। अगर आप अपना वर्क में सेटिस्फेक्शन लगा लेंगे तो आपको वहाँ जाने का नहीं होता। एक आदमी को ताश खेलने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक आदमी को पिक्चर देखने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारे वर्क में लगा लेंगे कि मेरे को तो काम, वर्क इज वर्कशिप,
तो मेरे को समय की किसी के पास कठिनाई नहीं है। कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके जितने काम है उसको अपने आप, पहले दिन 100 पेंडिंग होंगे, 2 कटेंगे 10 जुड़ेंगे, दूसरे दिन 8 कटेंगे 8 जुड़ेंगे, तीसरे दिन 18 कटेंगे 4 जुड़ेंगे। एक दिन होगा कि उसके पेंडिंग काम की लिस्ट घट जाएगी। लेकिन नोटेड होने चाहिए, प्रायोरिटी तय होनी चाहिए और करने का जज्बा होना चाहिए। कोई काम ऐसा मत लो कि चंद्रमा की जीना लगाने की कोशिश हो। जो असंभव है उसको असंभव समझ के छोड़ दो। जो संभव है, जो मैं कर सकता हूँ, उसको करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। इफ यू नो हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट देन इट लीड्स टू सक्सेस, इट इज द की टू सक्सेस। एक और बात जो मेरे मन में आ रही है, जो आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं और अनवर्थ के बहुत बड़े अनवर्थ संस्थाओं में रहे हुए हैं, अनवर्थ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कहीं कोई ऐसा मोड़ आया जब अनवर्थ की जो शिक्षाएं हैं उसको पालन करने में कहीं दिक्कत हुई एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर? कहीं कोई प्रलोभन आया जिसने आपको ऐसे चैलेंजेस आई जो आपको फेस हुई एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर? ऐसे तो कुछ काम करते समय और सिद्धांतों को मानते समय आदमी को कठिनाई आती है। ये हमारा कहीं ये एक परीक्षा का समय होता है, कब हम अपने जीवन में खड़े रहे। आदमी को, किसी को कोई भी लालच किसी समय गिरा देता है, उस लालच से निकल के आए वो आदमी अपने आप के अंदर में मजबूत निकलता है, निखरता है। सोना तपने के बाद निखारा जाता है, प्योरिटी बढ़ती है। आदमी भी जब तकलीफ से निकलता है तब वो मजबूत बन के निकलता है। आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत घटनाक्रम आए जहाँ पे मुझे ये चूज करना पड़ा कि मैं इस काम को करूँ या नहीं करूँ। कई प्रलोभन आए जिसको लगा कि मैं इसको करूं या नहीं करूं। उसमें आपका करने की रुचि, आपका करने का निर्णय, एक गलत निर्णय आदमी को पहाड़ से नीचे गिरा सकता है और एक सही निर्णय उसको पहाड़ की चोटी पे चढ़ा सकता है। अब आपका निर्णय क्या है ये आपको देखना है। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी के पास में ऑप्शंस हैं, हर आदमी के पास में अवेलेबिलिटीज है, चांस हैं। कितने आदमी चांस को इनकेस कर सकते हैं। अभी मेरे भाई बैठे हैं, ये सिविल परीक्षा में पास की है। सिविल परीक्षा खाली पढ़ाई से नहीं होती, साथ में लक भी होना चाहिए। लोकर के 2 चाबी हैं, एक चाबी अपने पास है, एक चाबी बैंक मैनेजर के पास है। खाली अपनी चाबी लगाएंगे तो लोकर नहीं खुलेगा, खाली बैंक मैनेजर चाबी लगाएगा नहीं खुलेगा। आपको अपनी मेहनत अपनी चाबी है, अपनी मेहनत से खोलोगे और साथ में लक का भी सपोर्ट होगा तब आपका लॉकर खुलेगा। खाली लक से नहीं होगा, खाली मेहनत से नहीं होगा। तकदीर को भी इतनी मजबूत बनाओ कि प्रकृति का तुमको सहयोग रहे और मेहनत भी इतनी करो कि उसको ये नहीं लगे, अगर किसी को मान लो धन मिलना है और वो आंख बंद कर लेता है तो कुछ नहीं दिया जा सकता। हम कहानियाँ पढ़ते हैं। तो मैं लॉकर खोलने के लिए जैसे 2 चाबी चाहिए, जिंदगी की लॉकर खोलने के लिए भी 2 चाबी चाहिए। खुद की मेहनत, पूर्वजों का प्यार और हमारे जो भी शक्ति है हमारी, उस शक्ति का आशीर्वाद। तो जैसा कि इन्होंने फरमाया कि अगर पूर्वजों का प्यार हो, खुद की मेहनत हो, कर्तव्य निष्ठा हो, दायित्व बोध हो और उसके साथ साथ अपने जो सिद्धांत हैं उसको सुरक्षित रखने की मन में शक्ति हो तो कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है, सफलता के शिखर को छुआ जा सकता है। श्री संपत मल जी, आप यहाँ आए, हम राजस्थान परिषद की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब, मैं तो शुक्रिया आपका करता हूँ कि इतने परिवार के बच्चों से मिलने का मौका मिला। मैं सरदार सर का हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। यहाँ सरदार सर के इतने आदमी मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को आप अच्छी चीज़ बताओगे, किससे क्या घटित होगा ये समझाओगे। देखो, पुरानी गलतियों से जो आदमी सीखता है वो असफलता भी सफलता का जीना है। एक जोरदार तालियां बजाएंगे।